हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या था, इसकी सफलताएं और विफलताएं क्या हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, तो मैंने ये थियोरेटिकल होने के कारण बोर्ड पर लिख दिया है क्योंकि टाइम लगता है, मैं समझा देता हूं आपको। तो हॉलैंड के वैज्ञानिक हाइगेंस ने किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया है। हॉलैंड का साइंटिस्ट हैं ये हाइगेंस। ठीक है, हॉलैंड के साइंटिस्ट हैं हाइगेंस। इन्होंने क्या किया कि किसी माध्यम में तरंगों के संचरण के संबंध में, यानी तरंग के चलने के संबंध में अपना नियम प्रतिपादित किया, जिसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत कहा गया। ठीक है, इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया उसमें इन्होंने 3 परिकल्पनाएं दी हैं। ठीक है, पहली परिकल्पना क्या है, जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर के माध्यम के कण कंपन करने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक तालाब है जिसमें आपने कोई पत्थर फेंका है, तो ये स्रोत हो गया। ठीक है, यहां पत्थर फेंका तो यहां से जो कण हैं वो क्या करेंगे, कंपन करेंगे। जल के कण कंपन करेंगे और कंपन करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ऐसे तो आगे बढ़ेंगे, पीछे भी आएंगे लौट के, ऐसे आगे बढ़ेंगे, पीछे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तब यहां से तरंगें निकलेगी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये कण हैं तो आगे दूसरे वाले कणों को भी धक्का देंगे तो ये भी कण आगे जाएंगे। ये लेकिन जो आगे कण हैं वो भी तो पीछे की तरफ पुश करते हैं, प्रतिबल लगाते हैं, तो ये भी वापस लौट के थोड़ा सा लौट के आएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब किसी माध्यम में, जैसे आपने ये यहाँ पे जैसे जल में पत्थर फेंका तो ये जो कण ये कंपन किया, इन्होंने आगे गए और ये आगे वाले कणों से टकराए तो वापस भी आए तो कंपन करे ऐसे, तो यहाँ से तरंगिकाएं निकली। तो किसी माध्यम में स्थित तरंग स्रोत से तरंगें निकलती हैं तो स्रोत के चारों ओर के कण, माध्यम के कण कंपन करने लग जाते हैं। तो ये जब आगे बढ़ेंगे तो ये दूसरे कणों से टकराएंगे और दूसरे कण भी क्या करने लग जाएंगे, कंपन करने लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा, माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो तरंगाग्र कहलाता है। यानी कहने का मतलब, जैसे मान लो कि जब ये कण हैं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो माध्यम में एक काल्पनिक पृष्ठ ऐसे खींच लो, जैसे ये सभी कण हैं ये आगे बढ़ रहे हैं एक साथ, तो ऐसे एक काल्पनिक पृष्ठ हमने अगर यहाँ खींच लिया है। ठीक है, तो माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में है। यानी कंपन की समान कला का मतलब ये है बच्चों कि ये सभी कण एक साथ आगे जाएं और सभी कण एक साथ पीछे आए, यानी समान कला में हो। ये पीछे भी अगर आए तो एक साथ आए और आगे भी जाएं तब भी एक साथ आए। तो माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में हो। कंपन की समान कला का मतलब सब आगे जा रहे हैं एक साथ, सब पीछे आ रहे हैं। तो इस पृष्ठ को क्या कहेंगे, तो यह तरंगाग्र कहलाएगा, है ना। तो इस पृष्ठ को क्या कहेंगे, तरंगाग्र कहते हैं। तो माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। तरंगाग्र का मतलब है तरंग के आगे का भाग, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखें, दूसरा एक ये इनका कॉन्सेप्ट था, हाइपोथेसिस थी, और सेकंड कह रहे हैं कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है जहां से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं। ये दूसरी अवधारणा है। पहली अवधारणा आपने देखी कि जब किसी माध्यम में स्थित कोई तरंग स्रोत है वहां से जब तरंगें निकलती है तो माध्यम के कण भी कंपन करने लग जाते हैं। ये पहला वाला इसका जो है हाइपोथेसिस है, पहला वाला जो है इसकी परिकल्पना है। और वहां से परिभाषा आई किसकी, तरंगाग्र की, कि माध्यम में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम के सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। अब आगे कहा गया कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण, जैसे ये कण है, ये कण है, ये कण है, ये सभी कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। कैसे, अब ये यहां पर हैं, ये अन्य कण भी हैं यहां पर बहुत सारे, तो ये अन्य कण यहां पे हैं। तो जब बेटा ये जो पीछे वाले कण हैं, जब ये कण आगे जाएंगे तो इनको धक्का देंगे, बोलो, ये इनको पुश करेंगे
तो इनके लिए, इन कणों के लिए स्रोत कौन हो गया? ये पीछे वाले कण, ये वाले कण। तो तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, यानी ये तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, यानी ये कण आगे धक्का देंगे, ये कण आगे धक्का देंगे, ये कण आगे धक्का देंगे, ठीक है। तो तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, जहां से नई तरंगाएं निकलना शुरू हो जाती हैं, यानी नई तरंगाएं आगे बढ़ती हैं। जैसे ये कण, यहां से ये कण गया, यहां पे धक्का दिया इसने, इस वाले कण ने यहां धक्का दिया, इस वाले ने इसको दिया, इस वाले ने इसको, तो ये कण भी आगे जाने लग जाएंगे, ठीक है, और ये तरंगें यहां से आगे बढ़ने लग जाएंगी, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे भी ऐसे तरंगाग्र खींच दो, मतलब ऐसे एक ग्राफ खींच, वो पृष्ठ खींच दो, तो ये तरंगाग्र बन जाएगा। तो ये द्वितीयक तरंगाएं कहलाती हैं। यहाँ से जैसे ये टक्कर मारी, इन्होंने ये आगे बढ़ी, टक्कर मारी आगे बढ़ी, टक्कर मारी आगे बढ़ी, ऐसे। तो कहा गया कि तरंगाग्र पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करता है, जहां से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं। यानी यहाँ से ये जो तरंगाग्र पर जो कण हैं, ये कण हैं सभी, ये वाले कण भी क्या होंगे? नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे, ये आगे किसी को धक्का देंगे, फिर वहां से तरंगाएं निकलेगी, ठीक है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट था, दूसरी हाइपोथेसिस थी। अगला यहां से बात करी इन्होंने, तीसरे पॉइंट की कही, क्या कहा कि यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगाओं को स्पर्श करते हुए पृष्ठ खींचे तो यह पृष्ठ उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को स्पष्ट करता है। तो हमने कहा, जैसे मान लो ये पत्थर फेंका है हमने किसी पानी जल के अंदर, तो यहां से जो कण है ये आगे चल रहे हैं, ठीक है, और ये आपने ऐसे रेखाएं खींच, एक सभी कणों को आगे बढ़ते हुए एक साथ एक रेखा खींच दी, तो तरंगाग्र बन जाएगा। यानी यदि किसी क्षण आगे बढ़ती हुई तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक क्या खींचे? पृष्ठ खींचे। जैसे ये तरंगिकाएं आगे बढ़ रही हैं, ये द्वितीयक तरंगिकाएं, यानी ये कण आगे बढ़े थे, ये कण आगे बढ़े थे, तो ये कण इन कणों से टकराए आगे, तो ये जब कण ये भी आगे बढ़ने लग गए, ये कण भी आगे बढ़ने लग गए, तो कह रहे हैं किसी क्षण आगे बढ़ती हुई द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए, यानी द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करते हुए एक ग्राफ खींचा जाए, या कहें एक पृष्ठ खींचा जाए, तो यह पृष्ठ उस क्षण नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रकट करेगा। तो यानी ये भी क्या है? एक दूसरा नया तरंगाग्र बन जाएगा। समझ में आया? ये तीन इनके कॉन्सेप्ट इन्होंने इसमें दिए थे द्वितीयक तरंग का सिद्धांत में। आइए अब पढ़ते हैं इसकी जो है सफलताएं, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की सफलताएं। तो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत की क्या सफलताएं? तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत, यानी हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, तो हाइगेंस ने तरंग मान करके क्या जो है इसमें क्या क्या सफलताएं हासिल की? तो हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग मानकर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों की व्याख्या कर दी, ये उसकी सफलता थी। हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग मानकर व्यतिकरण और विवर्तन की भी क्या कर दी बच्चों? व्याख्या कर दी, ये भी उसकी सफलता है। तो इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या हो जाती है, और व्यतिकरण और विवर्तन ये भी दो घटनाएं हैं प्रकाश की, इनकी भी यहाँ पे क्या है जो है बेटा इससे क्या हो जाती है? व्याख्या हो जाती है। ठीक है, अब इसकी विफलताओं के बारे में बात करें तो इसमें कमियां क्या निकली, क्या नहीं कर पाएंगे? तो बेटा यहां से इस सिद्धांत में विफलताओं के बारे में बात करें, पहली बात है कि इस सिद्धांत में प्रकाश को सबसे पहले क्या माना गया? पहली बात यह है कि इसमें जो प्रकाश है वो उस तरंग, बेटा दो प्रकार की अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, तो प्रकाश को तरंग माना गया। और कौन सी तरंग माना गया? अनुदैर्ध्य तरंग माना गया। अनुदैर्ध्य क्या होती है? जैसे स्प्रिंग को खींच देते हैं ऐसे और फिर वो ऐसे ऐसे कंपन करती है, यानी ये लंबवत तरंग संचरण की दिशा में जो कंपन हो रहे हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंग है। तो इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना गया, जिस कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो सकी। प्रकाश का ध्रुवण एक प्रकाश की घटना है, तो अनुदैर्ध्य मान करके प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या इसमें नहीं हो पाती है, किंतु बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ तरंग मान लिया गया। अनुप्रस्थ तरंग ऐसी वाली तरंग है जिसके कण तरंग संचरण, तरंग तो चल रही है आगे लेकिन कंपन हो रहे हैं ऐसे, तो तरंग संचरण की दिशा। तो हमने कहा इस सिद्धांत में प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंग माना गया, जिस कारण प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं हो सकी, किंतु बाद में प्रकाश को अनुप्रस्थ मान लिया गया और ध्रुवण की व्याख्या कर दी गई। क्या मान करके? अनुप्रस्थ मान करके। एक बात और आती है कि इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना की व्याख्या नहीं हो पाई, यानी हाइगेंस के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाई। ये भी आपके में चैप्टर में आएगा बच्चों, आगे इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश के प्रभाव से किसी धातु की सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने की क्रिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। तो इसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं हो पाती है। ठीक है,
इसके बारे में बाद में चर्चा होगी डिटेल में, आगे चैप्टर हैं, ठीक है। इस सिद्धांत द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो सकती, किसके द्वारा? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत द्वारा। तो ये तरंग सिद्धांत का ये फेलियर है यहाँ पर। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर माइकलसन और मोरले ने काल्पनिक माध्यम में ईथर को सही नहीं माना। एक बात सुनिएगा, इस वाले तो द्वितीयक तरंग का सिद्धांत में, द्वितीयक तरंग का सिद्धांत से पहले हाइगेंस ने एक तरंग का सिद्धांत दिया, हाइगेंस का तरंग का सिद्धांत, ये बाद में आया द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। तो जो तरंग का सिद्धांत दिया था उसमें हाइगेंस ने माना था कि पूरे ब्रह्मांड में कोई एक काल्पनिक माध्यम उन्होंने मान लिया जिसे उन्होंने ईथर माना, और जो कि कम घनत्व का है और किसी भी माध्यम में प्रवेश कर सकता है, और उसमें वे सभी गुण मौजूद हैं जो तरंग को चलने के लिए आवश्यक होते हैं। तो उन्होंने एक काल्पनिक माध्यम की ईथर की कल्पना करी थी, काल्पनिक माध्यम ईथर की कल्पना की। जबकि माइकलसन, मोरले जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया, जो काल्पनिक माध्यम इन्होंने माना था ईथर, इन्होंने कहा ये भाई ठीक बात नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ईथर वीथर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी विफलताएं बच्चों। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।